मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज का अपना विषय है वर्ण व जाति व्यवस्था। सबसे पहले जानते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की वरी धातु से हुई है, अर्थात जिसका अर्थ है वर्ण करना। वर्ण से तात्पर्य वृत्ति से भी लगाया जाता है, अर्थात किसी विशेष व्यवसाय का चुनाव करना। वहीं कुछ समाजशास्त्री वर्ण का अर्थ वर्ग से भी लगाते हैं, क्लास से, अर्थात प्रारंभिक कार्य विभाजन से जो वर्ग पैदा हुआ उसे वर्ण कहा गया। प्राचीन ग्रंथों में इन वर्णों का उल्लेख जाति व्यवस्था से पहले मिलता है। भारतीय समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों की उत्पत्ति संबंधी दार्शनिक व्याख्या पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। इस मंडल के पुरुष सूक्त में एक मंत्र में कहा गया है कि देवताओं ने आदि पुरुष ब्रह्मा के 4 भाग किए, यानी कि ब्रह्मा जी का व्यक्ति रूप बना करके और उसको 4 भागों में बांटा। उस व्यक्ति रूप को विराट पुरुष माना गया। उसके मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र। ये आदि पुरुष ब्रह्मा का चित्र जो पुरुष सूक्त में बताया गया है, वैसा हमने आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसमें देखिए, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और इसकी जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र। इस तरह से ये आदि पुरुष की कल्पना की गई कि भाई इस तरह से जातियां यानी कि वर्ण हैं। अब एक बार नजर डालते हैं वर्णों में कार्य विभाजन। वर्णों के कार्यों का विभाजन कैसे किया गया, शास्त्रों में लिखा मिलता है। चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशय, यानी कि 4 वर्णों में की जो सृष्टि हुई है, 4 वर्ण जो बने हैं, उनके काम गुण के आधार पर बंटते हैं। एक जगह शास्त्रों में यह भी लिखा मिलता है, जन्मना जायते शूद्र है संस्काराधिजोच्यते, कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, अपने संस्कारों के कारण वो द्विज कहलाते हैं, यानी कि अपने संस्कारों से ही वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। अभी जो 4 वर्ण हमने पढ़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें इनके कार्य देखते हैं कि कामों को कैसे बांटा गया था। ब्राह्मण के कार्य, ब्राह्मण की उत्पत्ति आदि पुरुष के मुख से मानी गई है, जैसा कि हमने अभी विराट पुरुष के चित्र में देखा। ब्राह्मण का कार्य यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान करवाना, शिक्षा देना व वेदों का अध्ययन करना, दान लेना व दान देना। शासकों के यहाँ राजा को परामर्श भी ये लोग देते थे। अब क्षत्रिय के कार्य क्या थे? क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की, उस विराट पुरुष की भुजाओं से मानी गई है। इसके कार्य क्या थे? राज्य का शासन करना, उसकी रक्षा करना, उसका संचालन करना, यानी कि राजकार्यों के लिए थे ये। साम्राज्य की सुरक्षा करना, दुश्मन के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा करना, राज्य में दंड व्यवस्था यानी कि कानूनों को लागू करना,
राजकार्यों में ब्राह्मणों से शास्त्र सम्मत नीति की सलाह लेकर कार्य करना, ये क्षत्रियों के कार्य बताए गए हैं। वैश्य के कार्य, वैश्य की उत्पत्ति आदि पुरुष की जंघा से मानी गई है। अभी हमने विराट पुरुष के चित्र में देखा है। इसके कार्य क्या थे? यज्ञ करना और वेदों का अध्ययन करना, यानी कि ब्राह्मणों वाले कार्य भी करते थे, परंतु प्रमुख कार्य इनका कृषि और व्यापार करना था, ब्याज पर ऋण देना था और दान देते थे ये लोग। तो ये वैश्य के कार्य थे। शूद्र के कार्य, शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा अर्थात आदि पुरुष के पैरों से मानी गई है। पैरों का अर्थ होता है आधार, अर्थात संपूर्ण समाज के आधार थे ये। सभी प्रकार के निर्माण कार्य इन्हीं के हाथ में था। इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं: तीनों चरणों की सेवा करना। इनके प्रमुख कार्य जो थे वो ये थे: बर्तन बनाना, जूते बनाना, कपड़े बनाना, शिल्प कार्य करना, कृषि करना, पशुपालन करना और अन्य कार्य जो उस समय जरूरत के लिए समाज में चाहिए थे वो करते थे। उपरोक्त चार वर्णों को अपना अपना कार्य करने पर विशेष बल दिया गया है। इसको दैवीय व्यवस्था मानी गई है। जैसा कि हमने चित्र में देखा कि ब्रह्मा जी से जोड़ दिया, तो ये दैवीय व्यवस्था मानी गई है। शासकों का कर्तव्य होता था कि इस वर्ण व्यवस्था को लागू करे। यह वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी उस समय आरंभ में। एक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार दूसरे वर्ण के कार्यों को अपना सकता था। इन चार वर्णों को एक चक्र में समझते हैं। इस चक्र में ब्राह्मण का कार्य हमने देखा, पूजा पाठ करवाना, शिक्षा देना। क्षत्रिय यानी कि राष्ट्र की रक्षा करना, युद्ध करना। वैश्य व्यापार और कृषि का कार्य करना। शूद्र अन्य निर्माण कार्य करना, कृषि, पशुपालन, बर्तन बनाना, कपड़े बनाना, जूते बनाना, ये सब कार्य वह शूद्रों के हाथ में थे। इसमें इस चक्र के माध्यम से ये समझाया गया है कि अपना सोपानात्मक वर्ण व्यवस्था नहीं थी ऊपर से नीचे की तरफ, ये एक चक्रात्मक वर्ण व्यवस्था थी। एक चक्र था जिसमें सबको सबकी आवश्यकता थी, किसी प्रकार का शोषण नहीं था, सब समान थे, प्रत्येक को दूसरे की आवश्यकता थी। इस चक्र के माध्यम से यह समझाया गया है। अब विद्यार्थियों समझते हैं जाति व्यवस्था को। हमने ऊपर चार वर्ण पढ़े। चार वर्ण धीरे धीरे अनेक जातियों में बढ़ते चले गए। जैसे जैसे कार्य बढ़ते चले गए वैसे वैसे काम भी बढ़ने चले गए, काम करने वाले लोग भी बढ़ते चले गए और उनकी श्रेणियां बढ़ती चली गई, जिनको जाति नाम दे दिया गया। सबसे पहले जाति और कास्ट शब्द के अंतर को समझते हैं, क्योंकि आजकल हम अंग्रेजी में कास्ट बोलते हैं, परंतु ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे का अर्थ नहीं है। पहले जाति शब्द को समझते हैं। जाति क्या होती है? जाति का अर्थ होता है स्तर, स्टेटस, व्यावसायिक पद। आज भी हम किसी के व्यावसायिक पद से उसको कहते हैं किस स्तर पर नौकरी कर रहा है, किस स्टेटस पर नौकरी कर रहा है, उसके व्यावसायिक पद से देखते हैं। और यदि वो अफसर लगा हुआ है तो हमारी नज़रों में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। यदि 4th क्लास लगा हुआ है तो वो थोड़ा नजरें हम देखते हैं कि छोटा आदमी है। आज भी हम ऐसा करते हैं, उसमें भी ऐसा ही रहा होगा। व्यावसायिक पद से हम सामाजिक स्तर तय करने लग गए, जबकि ये जाति क्या थी? सिर्फ व्यावसायिक पद था। ये जातियां कार्य के सोपान की जगह आज सामाजिक स्तर के सोपान तय करने लगी। और आज क्या है? ये सिर्फ सामाजिक स्तर तय करने वाली एक बुराई रह गई है, क्योंकि वो व्यवसाय उन जातियों के सबके अब छूट चुके हैं और वो खत्म हो चुके हैं आज के युग में। अब इसको हम अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं। कास्ट शब्द की व्याख्या समझते हैं। कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा का मीनिंग है। ये कास्ट अंग्रेजी में ये CASTE, पुर्तगाली में CASTA।
इसका अर्थ होता है नस्ल या प्रजाति। अब जाति में हमने तो कोई दूसरी नस्ल के लोग लाए नहीं, काम बटे थे, सब एक ही नस्ल के लोग थे, एक ही जाति के लोग थे, उन्होंने काम बांटे थे। परंतु यहां कास्ट से है नस्ल या प्रजाति, जो बिल्कुल मेल नहीं खाता जाति शब्द से। यहां हम सब एक नस्ल के लोग थे, सिर्फ कार्य बटे थे। परंतु कास्ट शब्द के अर्थ के अनुसार कुछ देशी विदेशी इतिहासकार इन जातियों में अलग अलग नस्ल ढूंढ रहे हैं, आर्य अनार्य शब्द की व्याख्याएं तैयार कर रहे हैं, शब्द गढ़ रहे हैं, भारतीय समाज में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी विदेशी और मूल निवासी जैसे शब्द प्रचलन में लाए जा रहे हैं। ये सभी इस कास्ट शब्द का प्रयोग है, इसी का परिणाम है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे रिलीजन का अर्थ होता है पूजा पद्धति, जबकि धर्म इससे बिल्कुल अलग है। धर्म तो सेवा से जुड़ा है, कर्तव्यों से जुड़ा है। ऐसे ही कास्ट नस्ल से जुड़ा है, जाति स्टेटस से जुड़ा है, उसके कार्यों से जुड़ा है। इसलिए ये दोनों शब्द गलत मीनिंग करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब विस्तार से देखते हैं जाति को। कृषि और व्यापार के विकास के साथ अनेक नए व्यवसायों का विकास हुआ। शहरों में व्यापारी और कारीगरों के भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों की संख्या बढ़ती गई। गांव में कृषक और उससे जुड़ी दस्तकारी जैसे बर्तन बनाना, हल बनाने वाले, वस्त्र और जूते बनाने वाले अनेक समुदाय रहते थे। इसे जाति कहा गया। अलग अलग कार्य करने वालों के अलग अलग समूह बन गए। इन सभी समूहों को समाज में स्थान वर्ण व्यवस्था के सैद्धांतिक आधार पर निश्चित होता गया। इस तरह से उपवर्ण बनते गए और ये उपवर्ण जातियां कहलाई। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि बहुत काम बढ़ते चले गए, अलग अलग काम बढ़ते चले गए, लोग अपनाते चले गए। अब वर्ण में उपवर्ण उपवर्ण बनते चले गए तो उनको जातियां कहा गया। धीरे धीरे यह जातियां वंशानुगत हो गई। इसी आधार पर जाति व्यवस्था भी वंशानुगत हो गई। जिसने जो काम अपनाया वह ही उसकी जाति बन गई। आक्रमणकारी भी आते थे भारत में, जैसे उस समय शक आए, कुषाण आए, हूण आए, ये भी भारतीय समाज में मिल गए। आक्रमणकारियों में जो जिस व्यवसाय को करता था उसको हमारे समाज ने उसी जाति में शामिल कर दिया। धीरे धीरे जातियों में भी अनेक उपजातियां बनती चली गई। कुछ शिलालेखों से पता चलता है और आज भी हम समाज में देखते हैं कि ब्राह्मणों में भी अनेक उपजातियां हैं। वैदिक ज्ञान की शाखा, गोत्र, पूर्वज, मूल निवास स्थान, गांव, अनेक उपजातियां इनके आधार पर बांट दी गई हैं। इन जाति व्यवस्थाओं को फिर स्थायित्व प्रदान किया गया और स्थायित्व प्रदान करने के लिए कुछ उपाय किए गए। उन उपायों को देखते हैं एक बार। जाति व्यवस्था के नियमों को स्थायित्व प्रदान करने वाले उपाय क्या थे? धर्म शास्त्रों के अनुसार जाति व्यवस्था के नियमों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित उपायों का अनुसरण किया गया। क्या कहा गया? कि भाई ये दैवीय उत्पत्ति है। अब ये समाज में कहा जाने लगा कि भाई ये जो जातियां हैं ये दैवीय हैं। जैसा कि हमने विराट पुरुष को देखा, ब्रह्मा जी से इसको जोड़ा गया कि भाई उसके सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र। तो इस तरह से दैवीय उत्पत्ति इसको नाम दे दिया गया कि भाई ये दैवीय उत्पत्ति है जातियां। आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये भी कहा गया कि भाई आत्मा है वो किसी जाति की नहीं होती। आत्मा जन्म लेती है और पुनर्जन्म लेती है अपने कर्म के हिसाब से। जो जैसे कर्म करेगा अगले जन्म में उसको उसी जाति के में जन्म मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण नीच कर्म करेगा तो अगले जन्म में वो शूद्र घर में पैदा होगा। यदि कोई शूद्र अच्छे कर्म करेगा तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण पैदा होगा। ऐसा समाज में बताया गया और गीता में भी ऐसा ही कहा गया है।
तो इसलिए सब लोग अपने कार्य को बड़ी कर्तव्य परायणता के साथ अच्छी प्रकार से करते थे, ताकि अगले जन्म में वो उच्च वर्ण में पैदा हो। फिर जातियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए राजा का कर्तव्य भी निश्चित किया गया, कि राजा का वह कर्तव्य बनाया गया कि वह अपने राज्य में यह सुनिश्चित करें कि सभी जातियां अपने अपने कार्य को करें। एक उपदेशात्मक उपाय भी अनेक शास्त्रों में, कथाओं में, गाथाओं में, उपदेशों में ये कहा गया कि अपनी अपनी जातियों के कार्य करना कर्तव्य परायणता है। भगवत गीता में भी ऐसा ही कहा गया है कि प्रत्येक जाति को अपने काम को मन लगा करके करना चाहिए, ताकि उसको फिर अगले जन्म में उच्च वर्ण में स्थान मिले। इस तरह से ये उपाय किए गए ताकि प्रत्येक जाति अपने अपने कार्यों को ठीक ढंग से करे। जाति व्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं कि जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। आरंभ में जाति व्यवस्था का भौतिक आधार था, अर्थात कार्य बटे हुए थे। धीरे धीरे इसने अपनी सामाजिक पहचान बना ली, सामाजिक जड़ता बन गई। जो काम जो करता था वही काम उसकी चिपट गया और उसकी जाति पक्की हो गई। अब इसकी विशेषताओं पर नजर डालते हैं। जब जातियां पक्की हो गई तो जातियां की विशेषताएं क्या हैं? पहली है वंशगत व्यवसाय, यानी कि जातियों का व्यवसाय अब वंश से तय होने लगा। आरंभ में एक व्यवसाय को करने वाले की अगली पीढ़ी को कोई अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए स्वतंत्र थी, परंतु समय के साथ साथ पिता अपनी संतान को वही कार्य सिखाने लगा जो वह स्वयं करता था, और धीरे धीरे यह प्रक्रिया वंशानुगत हो गई। तो आज हमें जातियां वंशानुगत मिलती हैं। जन्म के आधार पर सदस्यता जन्म के आधार पर भी है। ये तय किसी जाति में सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित थी जिन्होंने जिस जाति में जन्म लिया। किसी एक जाति से दूसरी जाति में सदस्यता संभव नहीं है, यानी कि वंशगत है और जिस जाति में जो जन्म ले लिया वो उसी जाति में रहेगा, अपनी जाति बदल नहीं सकता। सजातीय विवाह, ये भी अब जातियों का सामाजिक करण हो गया, यानी कि अब ये सजातीय विवाह होने लगे। ये अंतर विवाह और बहिर्विवाह हमने पढ़ा था पहले पिछले लेक्चर में। अंतर विवाह का अर्थ होता है कि अपने जाति के अंदर ही विवाह करना, जाति से बाहर विवाह नहीं करना। और बहिर्विवाह का अर्थ होता है गोत्र से बाहर विवाह करना। यहाँ यह भी विचारणीय है कि आरंभ में उसी परिवार की लड़की से विवाह को प्राथमिकता दी गई होगी जिसका परिवार वही कार्य करता होगा जो लड़के वाले करते हैं, ताकि वह लड़की उस परिवार में आकर के उसके व्यवसाय में हाथ बंटवाए, क्योंकि पीछे से अपने पिता के घर में ट्रेनिंग लेकर आ रही है। अर्थ यह है कि हमने अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही जाति में विवाह शुरू किए होंगे, जो समय के साथ नियम बन गए और शास्त्र सम्मत स्थान ले लिया। अगला है जातीय पंचायतें। समाज में फिर जातीय पंचायतें बन गई। जब जातीय पक्की हो गई, वंशानुगत हो गई, जन्म के आधार पर हो गई, तब वो जातियों ने अपनी अपनी पंचायतें बना ली। और उन पंचायतों के कार्य क्या थे? जातियों के पंचायत के कार्य देखते हैं। ये पंचायतें इस बात का ध्यान रखती थी कि हमारे कार्य को कोई अन्य जाति का व्यक्ति ना करे। एक ही कार्य करने वालों को अपनी जाति में ये लोग शामिल करते थे। मान लो आक्रांता आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, उनमें जो कार्य करने वाले लोग यहीं बस गए, उन्होंने वही जाति अपना ली और इन्होंने जातीय पंचायतों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। ये पंचायतें इस बात का भी ध्यान रखती थी कि विवाह सजातीय हों और अपने गोत्र से बाहर हों। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, अंतर जातीय विवाहों को रोकना ये भी कार्य करती थी, और जातीय खान पान के नियमों का पालन भी ये
करवाती थी। अगला है श्रेणीबद्धता। धीरे धीरे ये जातियां श्रेणीबद्ध हो गई, अर्थात ऊपर से नीचे प्रत्येक जाति का स्थान तय हो गया, ऊंच नीच की भावना आ गई। जाति ये तय करने लगी कि समाज में कौन कहाँ अपना स्थान रखता है, कौन सी जाति सबसे नीचे के पायदान पर है और सबसे ऊंचे के पायदान पर कौन सी जाति है। ऐसा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से तय होने लगा और धीरे धीरे छुआछात की भावना समाज में आई और जो एक बुराई बनती चली गई। परंतु आज जातियों के अनुसार कार्य खत्म हो चुके हैं। जातियां सिर्फ एक सामाजिक महत्व की बनकर रह गई हैं और इस कारण समाज में फूट पड़ रही है, राष्ट्रीय एकता के रास्ते में बाधा बन रही है। इसलिए इन जातियों को धीरे धीरे खत्म किया जाना चाहिए और समय के साथ साथ ये जातियां खत्म भी हो जाएंगी। तो इसी के साथ आज का हमारा यह विषय समाप्त होता है। अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आपको सभी इसी व्याख्यान में मिलेंगे, किसी किताब में देखने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था क्या है? आदि पुरुष के अंगों के अनुसार चारों वर्णों के नाम लिखें। चारों वर्णों के कार्य क्या हैं, वर्णन करें। जाति से क्या अभिप्राय है? जाति व्यवस्था के नियमों को स्थायित्व प्रदान करने के क्या उपाय किए गए हैं? जाति व्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखें। जातीय पंचायतों के कोई 3 कार्य लिखें। इसी के साथ आज का हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।